हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो है ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पर। यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट। अगेन सीए इंटर ग्रुप 1 का ये स्टैंडर्ड है और वेरी सिंपल स्टैंडर्ड इट इज। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या कहता है ये स्टैंडर्ड। इतनी बात याद रखना है, हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड्स पर दो पार्ट में वीडियो बनाते हैं। पार्ट 1 में वी कवर ऑल द थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल स्टैंडर्ड और पार्ट 2 में वी ट्राई एंड कवर लॉट ऑफ सम्स, क्वेश्चंस और आंसर्स को हम लोग कवर करते हैं। ये जो वीडियो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का पार्ट 1 है। हम इस वीडियो में A16 की पूरे स्टैंडर्ड की थ्योरी और उसके एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं। पार्ट 2 में इसी स्टैंडर्ड पर हम लोग कुछ सम्स सॉल्व करेंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब तक हमने YouTube पर एज ऑन डेट AS1, AS2 और AS13 पर पहले ही वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए हैं। ये AS16 जो है ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सीरीज में 4th स्टैंडर्ड है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो आइए जल्दी से देखते हैं क्या कहता है ये बोरोइंग कॉस्ट। क्या है ये स्टैंडर्ड, किस चीज के बारे में है ना। सबसे पहली चीज ये समझिए, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है कि आपने लोन लिया है। ठीक है, अब मैं 2 मिनट आपको स्लाइड बताने से पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए। आपने फॉर एग्जाम्पल लोन लिया है, ठीक है, आपने कुछ पैसे जो हैं वो बोरो किए हैं। अब जब आप लोन लोगे या बोरो करोगे तो इट इज वेरी मच कॉमन सेंस कि आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। सही है, आपने जिससे भी लिया होगा लोन आपको उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सही है, क्योंकि आपने उसके पैसे यूज किए हैं तो आपको इंटरेस्ट तो देना है। आप बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है, सही बात है। अब इस इंटरेस्ट जब हम किसी को पे करते हैं तो हमारी क्या एंट्री होती है? हमारी एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट खर्चा है तो इंटरेस्ट डेबिट होगा और पैसे जा रहे हैं बैंक होगा क्रेडिट। और फिर हम ये इंटरेस्ट को कहां लेकर जाते हैं? हम इंटरेस्ट को लेकर जाते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जबकि एक खर्चा है हम उसे कहां लेकर जाते हैं? P&L में लेकर जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे इन शॉर्ट क्या हो गया? P&L टू बैंक, मतलब खर्च, बैंक से पैसे चले गए और हमने P&L में हमारा खर्चा जो है वो बुक कर दिया। क्लियर है? इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आपने कभी A16 नहीं पढ़ा तो हमें है कि जब कभी भी हम लोन लेंगे हमें ब्याज देना पड़ेगा और जब भी हम ब्याज देंगे हम P&L में उस इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं। क्लियर है ये वाला पार्ट? एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया ये पार्ट। अब मैं आपको बता रहा हूं AS16 जो स्टैंडर्ड हम सीख रहे हैं वो आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहें तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। यस, यू कैन कैपिटलाइज इट टू द असेट इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू P&L। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इंटरेस्ट को P&L में डेबिट करने के बजाय अगर आप चाहते हैं तो असेट के अकाउंट में इस इंटरेस्ट की अमाउंट को आप ऐड कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? तो अब आपको समझ गया, मैंने आपको एकदम समराइज फॉर्म में बता दिया कि एक्चुअल में हम लोग ये स्टैंडर्ड में क्या सीखने वाले हैं। ये स्टैंडर्ड हमें बताएगा कि हम कब कब इंटरेस्ट को असेट में ऐड कर सकते हैं और कब इंटरेस्ट को असेट में नहीं ऐड कर सकते, मतलब P&L में ही हमें डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है? पक्का? तो चलिए लेट अस सी क्या कहता है ना। सबसे पहले ये कहता है बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो है ही,
बट वो कहता है एंड ऑल्सो अदर कॉस्ट्स, एंड ऑल्सो अदर कॉस्ट्स। मतलब बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं आता, और भी कई सारी चीजें हैं जो आती है। आप कहेंगे सर इंटरेस्ट के अलावा और क्या आता है, तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट के अलावा ये सब चीजें भी आएगी। सर इसका मतलब ऐसा बोलें क्या कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब भी हम कैपिटलाइज कर सकते हैं? यस, आप ये सब भी कैपिटलाइज कर सकते हो। जैसे आप इंटरेस्ट को पीएनएल में ना लेके जाएं और उसके जगह पर आप ऐड कर देते हो, वैसे ही आप ये भी कैपिटलाइज कर सकते हो। क्लियर है? पक्का? तो क्या बोला मैंने? बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट incurred by an enterprise in connection with the borrowing of funds। इसका सिंपल मतलब है, अगर एक एंटरप्राइज ने लोन लिया है और उस लोन पर वो ब्याज अथवा नीचे दिए गए कॉस्ट अगर भरता है, तो वो ये कॉस्ट जो कि इंटरेस्ट और नीचे दिए हुए चार हैं जो आपके स्क्रीन के सामने हैं, आप वो सब कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो। यस, ये स्टैंडर्ड आगे बताएगा कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कंडीशंस को हमें मेट करना है, तभी हम ये कर सकते हैं। वो हम सब बाद में देखेंगे, बट पहले आप देख लेते हैं अदर कॉस्ट में क्या क्या आता है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। अब इंटरेस्ट तो आपको मालूम ही है। कमिटमेंट चार्जेस क्या होता है? बहुत बार बैंक जो है हमें ये चार्जेस लगाती है, और कमिटमेंट चार्जेस इज विथ रिस्पेक्ट टू, लेट अस से फॉर एग्जांपल बैंक ने मेरे लिए 1 CR का लोन सैंक्शन किया, ठीक है, जिसमें से 80 lakhs मैंने यूज किया और 20 lakhs इज अनयूटिलाइज, राइट? मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन बैंक ने मेरे लिए तो 1 CR का अरेंजमेंट कर रखा था, राइट? तो ये जो 80 lakhs मैंने यूज किया है, इस पर मुझे बैंक को देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और ये जो 20 lakhs है जो बैंक ने सैंक्शन किया बट मैंने यूटिलाइज नहीं किया, मुझे इस पर देना होता है कमिटमेंट चार्जेस। क्लियर है? इट्स आई डोंट नो हार्डली व्हाट परसेंट बैंक टू बैंक वेरी करता है, बट आई होप आपको समझ में आ गया कमिटमेंट चार्जेस क्या है। तो ना सिर्फ इंटरेस्ट बट कमिटमेंट चार्जेस भी आप अपने असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हो, जिस असेट को खरीदने के लिए आपने या बनाने के लिए आपने लोन ले रखा है। तो फर्स्ट इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। क्या ये आपको क्लियर हो गया? मैं रब करूं इसको। सो इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस आपको समझ गया, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी एडेड। सेकंड जो हम कंसिडर करेंगे वो होगा अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन बोरोइंग कॉस्ट। अभी ये वाले पॉइंट को भी समझ लेंगे क्या कह रहा है, थोड़ा समझिए। जब आप एक डिबेंचर इशू करते हो, ठीक है, अब आपको मालूम है डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो एक तो हम उसे फेस वैल्यू पर कर सकते हैं, या हम उसे प्रीमियम पे कर सकते हैं, या हम उसे डिस्काउंट पे कर सकते हैं, राइट? हम जब क्या करते हैं डिबेंचर का इशू, तो हम उसे फेस वैल्यू पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं और डिस्काउंट पे कर सकते हैं। क्लियर है? पक्का ना? मेरे को बताइए, अगर आप फेस वैल्यू पर डिबेंचर को इशू कर रहे हो तो क्या आपको कोई लॉस होगा? नहीं। अगर आपने डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू किया तो क्या आपको कोई लॉस होगा? नहीं। लेकिन अगर आपने डिस्काउंट पर इशू किया है तो मुझे बताइए क्या आपको लॉस होगा? यस, आपको लॉस होगा, बिकॉज आप सामने वाले को 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपीस में दे रहे हो, तो ये जो 10 रुपए जो आपको कम मिले ये तो आपका लॉस हुआ ना। तो जब आप डिबेंचर को इशू करते हो और आप डिस्काउंट पर इशू करते हो, तो जो आपको डिस्काउंट की अमाउंट है वो आपका लॉस होता है। अब ये जो लॉस है, कैन आई से इसका डेबिट बैलेंस होता है, और ऑब्वियसली इसीलिए इस लॉस को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब यहां पर
इसका मतलब यहां पर ये जो डिस्काउंट लिखा है, क्या आपको ये समझ में आ गया? दिस डिस्काउंट इज विथ रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है? बिकॉज इट्स अ लॉस फॉर यू। नाउ लेट मी चेंज द सिचुएशन गाइस, लेट अस चेंज। और अब मैं यहां पे ले लेता हूं रिडेम्पशन। क्या ले लेते हैं? रिडेम्पशन। सो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब जब आप किसी को डिबेंचर्स रिडीम करते हो तो there are two ways of redeeming, right? Either you can redeem it at face value or you can redeem it at premium. Clear है? So if you redeem it at face value, आपको कोई लॉस होता है क्या? नहीं। लेकिन जब आप किसी को रिडीम करते हो प्रीमियम पर तो क्या आपको लॉस होगा? हाँ, आपको क्यों लॉस होगा? बिकॉज डिबेंचर 100 रुपए का है लेकिन आप उसे कितने दे रहे हो? 110 रुपए। तो ये जो 10 रुपया है ये भी तो आपका लॉस हुआ। क्लियर है? पक्का? तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये प्रीमियम क्या है। तो कल जाकर कोई पूछता है कि बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा? इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? कमिटमेंट चार्जेस। उसके बाद क्या आएगा? डिबेंचर्स इशू करना तो डिस्काउंट की अमाउंट और रिडीम करना तो प्रीमियम की अमाउंट। श्योर अबाउट दिस? आई होप आपने ये अपने बुक्स में चार्ट बना लिया है, उसको नोट कर लिया है। क्या ये क्लियर हो गया दो शब्दों का मतलब यहां पर? पक्का? नाउ अगर आप आगे देखेंगे, अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट। अब ये एंसिलरी मतलब क्या? अदर एक्सपेंसेस। अभी अदर क्या रहते हैं? जैसे प्रोसेसिंग फीस है, ठीक है, प्रोसेसिंग फी है, कोई स्टैम्प ड्यूटी भरने लगी आपको लोन लेते वक्त, यस, कोई लीगल या कोई कंसल्टेंसी चार्जेस। अभी बहुत बार बैंक्स में हम सब नहीं कर सकते तो हमें एक सीए की मदद लेनी पड़ती है या जो लोन एजेंट्स रहते हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है, तो वो कुछ हमें चार्ज करते हैं। तो ये एंसिलरी खर्चे भी आप अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली बोरोइंग कॉस्ट के डेफिनेशन में इन्हें भी कंसिडर किया है। श्योर अबाउट दिस? तो एंसिलरी में आप लिख सकते हैं प्रोसेसिंग फी, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल या कंसल्टेंसी चार्जेस, जो भी खर्चे लोन के रिलेटेड है, बोरोइंग के रिलेटेड है, वो भी आप यहां पर ऐड कर सकते हो। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? और ये जो थर्ड वाला है गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। अब मैं इसको आपको ध्यान से देखना, मैं आपको इसे पार्ट 2 में सम के तरह ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। ये जो है फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, जहां पर लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन 10, ये क्या है और ये बोरिंग कॉस्ट में कैसे आ गया? और ये फॉरेन एक्सचेंज अगर नाम सुनते हैं हम लोग तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि ये तो AS 11 है, तो ये AS 16 में क्या कर रहा है? तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस का जो पार्ट है ये भी बोरिंग कॉस्ट में आता है। मैं आपको ये पार्ट 2 में एक सम करके ही बताऊंगा, और जब आप इस सम को देखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो जाएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? तो मुझे बताइए पहली स्लाइड क्या आपके दिमाग में क्लियर है कि बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? पहले तो हम ये समझ लें। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब आगे बोरोइंग कॉस्ट में क्या नहीं आता है, ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट में क्या नहीं आता है? तो रूल कहता है बोरोइंग कॉस्ट में एक्चुअल या इम्प्यूटेड मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आएगा। तो कल जाकर आप ऐसा ना सोचे कि हम प्रेफरेंस शेयर्स की हमारी ये कॉस्ट है। किसी का अगर एफएम हुआ है तो हमने देखा है कि ग्रुप 2 एफएम सब्जेक्ट में हम इक्विटी की और प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकालना सीखते हैं। तो आप इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट ना कंसिडर करें AS 16 में। AS 16 सिर्फ और सिर्फ लोन पर फोकस करता है, ना कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट पर। क्लियर है एवरीबॉडी? और इम्प्यूटेड का मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट। श्योर अबाउट दिस? तो बोरोइंग कॉस्ट में क्या आएगा? सिर्फ लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स। इट विल नॉट कंसिडर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। पक्का? श्योर अबाउट दिस? ओके। अब आपका सवाल जो मेन आप कब से सोच रहे हैं कि सर ये कैसे कैपिटलाइज होता है और ये कहां कैपिटलाइज होता है? अब बड़े ध्यान से देखना है। रूल कहता है अगर आपने कोई लोन ले रखा है विथ रिस्पेक्ट टू अ क्वालिफाइंग असेट,
देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, आपने लोन ले रखा है, ठीक है। आपने लोन किसके लिए रखा है? आपने लोन एक क्वालिफाइंग असेट के लिए ले रखा है। तो आप इस असेट की कॉस्ट में अपने ब्याज को तथा ब्याज के रिलेटेड सब खर्चों को कैपिटलाइज कर सकते हैं। क्लियर है ये? पक्का? तो फिर आपका तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि सर क्वालिफाइंग असेट क्या होता है? क्वालिफाइंग असेट का मतलब है ऐसे असेट जिन्हें कम से कम 12 महीने लगते हो रेडी टू यूज होने के लिए। विल टेक substantial time to get ready to use। जब हम कहते हैं कि सर सब्सटैंशियल का मतलब क्या, तो स्टैंडर्ड का फोकस है 12 महीने पर। बट याद रखना आईसीआई के जब हम सम सॉल्व करेंगे या एग्जाम्स में जब आएगा तो हमें ये 12 महीने को स्ट्रिक्टर सेंस में नहीं लेना है। क्वेश्चन में अगर कल जाकर बोल दें कि सब्सटैंशियल समय लगता है, दैट्स इट। बहुत जगहों पर सम्स में हम लोग 3 महीने, 6 महीने, 8 महीनों को भी सब्सटैंशियल कंसिडर करेंगे। सो स्टैंडर्ड का ऐसा बोलना है कि सब्सटैंशियल का मतलब 12 महीने अगर किसी एसेट को बनने में लगते हैं, रेडी टू यूज आने में लगते हैं, और अगर आपने इन समय में लोन लेकर कोई इंटरेस्ट भरा हो, तो ये इंटरेस्ट जब तक वो असेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता, आप उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो आपको आज समझ में आया कि अगर एक असेट जिससे 12 महीने से ज्यादा लगते हैं और आपने उसके रिलेटेड लोन ले रखा है, तो आप उसकी असेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? सो आवर फोकस इज ऑन द क्वालिफाइंग असेट। क्वालिफाइंग असेट रहा तो ही रहेगा। सर आप बोलेंगे क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो? हाँ, तो फिर वो जो नॉर्मल हम बचपन से कर रहे हैं, इंटरेस्ट को कहां लेकर जाएंगे? पीएनएल में। श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर सिर्फ एक सिंपल शब्दों में लिखा है, कैपिटलाइज ओनली दैट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट asset. Now this is a exercise of judgment. When you are facing such situations in practical life, it is your judgment which will take a call कि कौन सा एक्सपेंस या कौन सा खर्चा उस असेट के रिलेटेड है डायरेक्टली, या कौन सा इन जनरल इंकर किया गया है। रूल कहता है कैपिटलाइज व्हेन इट इज प्रोबेबल कि उस असेट से कोई फ्यूचर बेनिफिट्स आएंगे और आप उसे मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ओके। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स कि ऐसे कौन से असेट्स हैं जिन्हें बनने के लिए बहुत समय लगता है। तो आप अगर देखेंगे यहां पर क्वालिफाइंग असेट्स के एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटी, या ऐसी कोई इन्वेंट्रीज जिन्हें सब्सटैंशियल समय लगता है टू ब्रिंग इनटू सेलेबल कंडीशन, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। तो ये सब चीजों को बहुत समय लगता है और ये सब क्या हो जाएंगे? क्वालिफाइंग असेट। क्लियर है? पक्का? सम मोर एग्जांपल्स इफ यू कुड टेक शिप्स, एयरक्राफ्ट, यस, प्लांट एंड मशीनरी। ये ऐसे असेट्स हैं जिन्हें बनने में बहुत समय लगता है। ऐसा एयरक्राफ्ट या शिप आप बोलोगे 2-2 महीने में बनेगा, नहीं होता है। इसको समय लगता है। समझ लीजिए आप एक शिप बना रहे हो या कोई एयरक्राफ्ट बना रहे हो, कस्टमाइज्ड है, और आपने लोन ले रखा है उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली जब तक आप उस लोन पर इंटरेस्ट तथा रिलेटेड खर्चे चुका रहे हैं, आप उस खर्चों को एयरक्राफ्ट की कॉस्ट में ऐड करते रहेंगे। श्योर अबाउट दिस? लेकिन अगर असेट रेडी है, थोड़ा समझिए, अगर असेट रेडी है फॉर सेल और यूज, तो फिर वो क्वालिफाइंग असेट नहीं होगा। समझा क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हो, ठीक है, आप एक प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हो, तो इस केस में इंटरेस्ट होगा कैपिटलाइज। लेकिन समझ लीजिए आप एक रेडीमेड प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हो,
जो बन के रेडी है, आपने लोन लिया और आपने एक प्लांट एंड मशीनरी लाकर अपनी फैक्ट्री में सेटअप कर दिया, अब वो तो रेडी टू यूज है, राइट? वो क्या है? रेडी टू यूज है। तो क्या इस पर जो आप ब्याज भरोगे क्या वो कैपिटलाइज होगा? नहीं, वो तो आपको पीएनएल में ही लेके जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि सर ने बोला शिप, एयरक्राफ्ट, प्लांट, इसका मतलब ये क्वालिफाइंग है। नहीं, क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि आप जब उसे बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, अक्वायर कर रहे हो, लेकिन अभी भी वो रेडी टू यूज नहीं है, आपको 12 महीने से ज्यादा समय लगेगा उसको रेडी टू यूज लाने के लिए, तो ऐसे समय में उस असेट के इंटरेस्ट को आप उस कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो है यहां पर, इसका मतलब है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स। श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, तो इसीलिए यहां पर मैंने उसको समराइज किया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सो बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट रहा तो कैपिटलाइज होगा, अदर देन क्वालिफाइंग असेट रहा तो आपको उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब बहुत बार है ना, स्टूडेंट ये बोलता है कि सर ये तो कंस्ट्रक्शन तो समझा कि बन रहा है, प्रोडक्शन भी समझा कि बन रहा है, ये तो एक्विजिशन है, एक्विजिशन में तो आपने अभी तुरंत अक्वायर कर लिया तो वो तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, रेडी टू यूज है, तो फिर वो क्वालिफाइंग कैसे हुआ? देखो भाई, ऐसा नहीं होता। आपने कोई असेट अक्वायर किया इसका मतलब ये नहीं कि वो रेडी टू यूज होगा। बहुत बार अक्वायर करने के बाद भी पीपल ट्राई टू डू सम कस्टमाइजेशन, यस, उसमें कोई चेंजेस लाने की कोशिश करता है और वो चेंजेस लाने में 12 महीने या सब्सटैंशियल समय लग जाता है। हाँ, आपने अक्वायर किया और तुरंत उसको यूज में डाल दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रक खरीदा और आपने तुरंत उसे यूज में डाल लिया, तो उस ट्रक पर जो आप इंटरेस्ट भरोगे वो आपको पीएनएल में ही लेके जाना है। समझ में आ रहा है? लेकिन समझ लीजिए आपने एक बहुत बड़ी लॉरी खरीदी और वो अब लॉरी में बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, और उसको बनने के लिए कम से कम सब्सटैंशियल समय लगेगा और आपने ये पूरा लोन लेकर करा, तो उसके ऊपर आप जो लोन भरोगे वो पूरा का पूरा लोन आप पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आप ट्रक या लॉरी की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? श्योर अबाउट दिस? तो याद रखना है, एनी बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, अगर क्वालिफाइंग असेट है तो कैपिटलाइज, क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्लियर है? पक्का? अब ये वाला कंसेप्ट समझिए, इस वाले कंसेप्ट पर हमें सम्स सॉल्व करने हैं पार्ट 2 में। याद रखना, ये A16 थ्योरी भी है स्टैंडर्ड और प्रैक्टिकल भी स्टैंडर्ड है, T फॉर थ्योरी, P फॉर प्रैक्टिकल। तो इसमें सम्स भी आते हैं, इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे AS1 में सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, AS13 में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, AS2 में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। ठीक उसी तरह से A16 भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है। तो अब ये थोड़ा समझ लीजिए, स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना है। लेट अस से फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, मुझे यहां पर एक बिल्डिंग बनाना है। मैंने इस बिल्डिंग के लिए एक्सिस बैंक से खास एक लोन लिया है, ठीक है, मैंने एक्सिस बैंक से खास एक लोन लिया है स्पेसिफिकली वही बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हम कहेंगे कि ये है स्पेसिफिक बोरोइंग। आई बात समझ में? आई बात समझ में? लेकिन मेरे पास और भी 3 लोन्स हैं, एक मैंने कैनरा बैंक से ले रखा है, एक एसबीआई बैंक से ले रखा है और एक डिबेंचर्स इशू किए हैं पब्लिक को, ठीक है। अब ये बिल्डिंग का खर्चा समझ लीजिए 50 लाख हो चुका, बिल्डिंग का जो कॉस्ट है वो 50 लाख हो चुका, और एक्सिस बैंक से जो मैंने लोन लिया था वो था सिर्फ 30 लाख, ठीक है, समझ रहा है एग्जाम्पल। अब कैनरा बैंक से जो मैंने लोन लिया है वो है 10 लाख का, एसबीआई से लिया था 40 लाख का और डिबेंचर लिए थे 50 लाख के।
ऐसे मैंने 100 लाख लिए। अब ये जो मैंने लोन लिए हैं ये कोई मैंने खास बिल्डिंग के लिए नहीं लिए, हाँ जनरल लोन लिए। मैंने बिल्डिंग में भी यूज करूंगा, मेरे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी यूज करूंगा, सैलरी भी देने के लिए यूज करूंगा, मैं इसको कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे लोन क्या है, ऐसे लोन है जनरल बोरोइंग्स। क्लियर है, पक्का। अब आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, थोड़ा समझिए। आपका बिल्डिंग पर खर्चा हो गया 50 लाख, लेकिन इस बिल्डिंग के रिलेटेड स्पेसिफिक लोन तो 30 ही लाख की थी, आपने जो 8% पर ली थी। तो 30 लाख पर 8% आपका कैपिटलाइज होगा, नॉट एन इशू। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि अगर 50 लाख रुपए में से 30 लाख ही हमने स्पेसिफिक लोन ली थी, मतलब बचा हुआ 20 लाख, तो कंफर्म ये 100 लाख में से आया है। आई बात आपको समझ में कि 20 लाख ये जो डिफरेंस है, आपने लोन लेना और जो खर्चा किया, उस दोनों के बीच में एक 20 लाख का डिफरेंस आ रहा है। और वो 20 लाख कैन आइदर बी फ्रॉम कैनरा और एसबीआई डिबेंचर, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश। ये पता है कि हमने 100 लाख का एक जनरल लोन लिया था जिसमें से 20 लाख का हमने यूटिलाइज किया है। तो हम आगे सम्स में ये देखने वाले हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये जनरल बोरोइंग में अब 100 लाख है, तो 20 लाख पर कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि हो सकता है कैनरा आपने लिया हो 8% पर, एसबीआई आपने लिया हो 9% पर, डिबेंचर आपने इशू किया हो 11% पर। सो एवरी लोन हैज अ डिफरेंट रेट, और हमें नहीं मालूम है कि वो 20 लाख हमने कहां से लिया है। तो मैं आपको शॉर्ट में हिंट बता देता हूं, हम लोग कुछ तो भी ये सब जनरल लोन्स का एक वेटेड एवरेज निकालने वाले हैं। यस, एक वेटेड एवरेज रेट निकलेगा और हम फिर वो रेट इंटू 20 लाख कर वो अमाउंट को कैपिटलाइज कर देंगे। बताइए क्लियर हो गया क्या, श्योर अबाउट दिस। तो स्पेसिफिक बोरोइंग्स और जनरल बोरोइंग्स, क्या दोनों में आपको अंतर समझ में आया? तो जनरल बोरोइंग्स और स्पेसिफिक बोरोइंग्स में स्पेसिफिक इज लोन टेकन स्पेसिफिकली फॉर सम असेट, उसके लिए इट इज अ वेरी इजी कैलकुलेशन। बट हो सकता है कि यू हैव टेकन मेनी अदर लोन्स एंड दे आर जनरल, नॉट टेकन फॉर सम स्पेसिफिक असेट बट फॉर मेनी अदर पर्पसेस। श्योर अबाउट दिस। तो स्पेसिफिक बोरिंग हो या जनरल बोरिंग हो, अगर आपने बोरिंग कॉस्ट इंकर किया है तो वो कैपिटलाइज होगा। वो कैसे होगा हम आगे समझ में देखेंगे। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी। सो आई विल रब दिस। अब थोड़ा समझिए ये वाला पार्ट जो मैंने नीचे बताया छोटा सा, ये क्या है थोड़ा समझिए, बहुत अच्छा है ये भी। सो इधे से इफ द लोन इज आइदर बोरोड जनरली और स्पेशली, क्या है थोड़ा सीखिए। वो कह रहे हैं actual borrowing cost minus income on temporary investment only will be capitalized. Now this is very important और इस पे बहुत बार सम्स भी आ चुके हैं। अभी थोड़ा समझिएगा होता क्या है। लेट अस से फॉर एग्जांपल बैंक ने आपको 10 करोड़ का लोन सैंक्शन किया एट 10%, ठीक है। आपको 10 करोड़ आ गए, आपको बिल्डिंग बनानी थी तो आपको 10 करोड़ मिल गए। लेकिन मुझे बताइए क्या बिल्डिंग हमें आज के आज पूरी बना लेनी है? क्या 10 करोड़ आज के आज पूरे लगते हैं क्या? नहीं, आज के आज तो पूरे 10 करोड़ नहीं लगने वाले, वो तो धीरे धीरे टप्पे टप्पे में लगेंगे। तो आपने क्या दिमाग लगाया, आपने बोला इसमें से मैं 8 करोड़ की एक एफडी बना देता हूं एट 6%। आप समझिए धंधे का दिमाग है। आपको मालूम है कि 10 करोड़ तो आपको 3 महीने तक लगने वाले नहीं है, 2 करोड़ लगेंगे। तो आपने 2 करोड़ अपने करंट अकाउंट में रहने दिए और आपने 8 करोड़ से एक एफडी बना ली 6% पर। क्लियर है? अब स्टैंडर्ड ये कहता है बैंक को आपको कितना ब्याज भरना है, बैंक को तो आपको 10 करोड़ पे 10% भरना ही है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो 2 मिनट सोचिए, 10 करोड़ पर 10% कितना होता है इंटरेस्ट? 10 करोड़ पर 10% होता है 1 करोड़ बराबर। और 8 करोड़ पर 6% कितना होता है? 8 करोड़ पर 6% होता है 48 लाख, राइट? 48 लाख। आपको एफडी से कितना आएगा? 48 लाख आएगा। तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है आप सिर्फ और सिर्फ 52 लाख ही कैपिटलाइज करेंगे। यस, आप सिर्फ और सिर्फ 52 लाख ही कैपिटलाइज करेंगे। बहुत बार एग्जाम में होता है ऐसा, इंस्टीट्यूट ऐसा कहती है, बच्चे ऐसा करते हैं। लोग कहते हैं कि हम ये 1 CR जो इंटरेस्ट हमने भरा है
हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। क्या करेंगे? इसको कैपिटलाइज कर देते हैं वो लोग, और ये जो 48 लाख की इनकम आई है ये उसको बता देते हैं मिसलेनियस इनकम। क्या बता देते हैं? मिसलेनियस इनकम। बट ये ट्रीटमेंट क्या है? गलत है। इसीलिए अगर आप देखेंगे यहां पर ये मैंने डब्बा बनाया, इसमें क्लियर उन्होंने कहा है कि अगर आपको टेम्पररी कोई इनकम आती है इन्वेस्टमेंट से, तो वो टेम्पररी इनकम को आपको अपने एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट में से लेस करना है, और जो नेट अमाउंट आएगा ना वही नेट अमाउंट आपको कैपिटलाइज करना है। आप ग्रॉस कैपिटलाइज करेंगे और टेम्पररी इनकम पीएनएल के क्रेडिट में बताएंगे, ऐसा अलाउड नहीं है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो ये वाली कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गई कि ये क्या बोलना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटलाइजेशन कब कमेंस किया जाए? कैपिटलाइजेशन कब कमेंस किया जाए? कमेंस का मतलब है आप कैपिटलाइज करना कब स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट को। तो रूल कहता है जब आप ये सब कंडीशंस कंप्लाई हो रही हो तब से आप शुरू कर दीजिए। पहला, एक्सपेंडिचर इंकर किया है, सही है कि नहीं? दूसरा, बोरिंग कॉस्ट इंकर किया है, और तीसरा, एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी टू प्रिपेयर आर इन प्रोग्रेस। अब ये टेम्पररी डिले क्या है मैं आपको आगे की स्लाइड में बताता हूं। पहले आप ये तीन चीजों को समझिए। मतलब थोड़ा ऐसा देखिए, समझ लीजिए 10 करोड़ का लोन बैंक ने आपको सैंक्शन किया, ठीक है, लेकिन आपको जो ये बिल्डिंग बनानी थी, इस बिल्डिंग पर आपने अब तक इतने पैसे लगाए हैं। इतने पैसे कितने लगाए हैं? 0 रुपीस। अच्छा, मतलब लोन लेके रखा लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट पे कुछ भी पैसा नहीं लगाया है? नहीं। और समझ लीजिए आपको 10 करोड़ पे ब्याज भरने को आ गया, तो गाइस रूल कहता है तो फिर आप इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि रूल क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सपेंडिचर शुड बी incurred, borrowing cost should be incurred, and the asset बनाना is in progress। आपका asset बनना चालू है, वो रुका नहीं है। वो रुकता क्यों है हम लोग आगे देखेंगे। तो क्लियर है, लोन लेना चाहिए और आपने उस एसेट पर खर्चा करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे ये शुरू होता है आप अपनी इंटरेस्ट की कॉस्ट को ऐड कर सकते हो, सब्जेक्ट टू जो आप एसेट बना रहे हो वो क्वालिफाइंग एसेट हो। क्लियर है ना? ये जो पीछे हमने देखा, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, दोनों में अंतर है गाइस। सस्पेंशन का मतलब होता है टेम्पररी पर्पस के लिए आपने अपना कैपिटलाइजेशन रुका दिया है और आप थोड़े समय के लिए इंटरेस्ट को पीएनएल में लेके जा रहे हो। सेसेशन का मतलब है कंप्लीट स्टॉप, मतलब इसके बाद आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा क्या करना है? हमेशा पीएनएल में ही लेके जाना है। दोनों में डिफरेंस समझा क्या? सस्पेंशन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए हम अब कैपिटलाइज नहीं करेंगे, पीएनएल में पुट करेंगे। सेसेशन का मतलब होता है अब आप कैपिटलाइज ही नहीं कर सकते, अब तो आपको उसको पीएनएल में ही लेके जाना पड़ेगा। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? अब सस्पेंशन कब होता है थोड़ा ध्यान से देखिए। आई जस्ट होप सबने मुंबई का वर्ली सीलिंग देखा होगा। अब नहीं देखा है तो गूगल कर लो, ठीक है? वर्ली सीलिंग देखा होगा। अब ये मुंबई वर्ली सीलिंग को बनने के लिए काफी साल लग गए, सही है? श्योर। अब ये जब वर्ली सीलिंग है, ऑब्वियसली ये सीम के थ्रू जाता है, तो लेट अस से 2 मिनट, ये नीचे पानी है, ठीक है, और उन्होंने पिलर्स बनाए हैं बीच में, और आपका जो ब्रिज है वो इसके ऊपर से जाता है, सही है? नाउ व्हाट हैपेंस इन मानसून सीजन, यू नो मुंबई रेंज कैसे रहते हैं, पानी का जो लेवल है वो बहुत ऊपर तक आ जाता है, हाई टाइड्स रहते हैं। तो टाइम मीन के लिए हमेशा से इस प्रोजेक्ट का काम 3 मंथ्स के लिए रुका दिया जाता था, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ का डेंजर है, वर्कर्स थोड़ी ना इतने हाई टाइड्स में काम करेंगे। सो 3 मंथ्स के लिए
बिकॉज मानसून है, मानसून सीजन है और मुंबई का रेंज आपको मालूम है कैसा है, तो वो लोग टेम्पररीली 3 महीने के लिए जो है तो अपना काम बंद कर देते थे। अब ये जो है, कैन आई से दिस इज नॉर्मल? यस। तो रूल कहता है व्हेन देयर आर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस which is something which is beyond your control, there is no need of suspension. No need of suspension. आप अपना कैपिटलाइजेशन शुरू रखिए। 3 महीने काम खत्म हो गए तो ऐसा मत सोचिए कि अब 3 महीने के ब्याज को मैं पीएनएल में लेके जाऊंगा, नहीं, आप पूरे 12 महीने का कैपिटलाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग नॉर्मल इन नेचर। आई बात समझ में? क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? लेकिन रूल कहता है इफ देयर इज समथिंग एबनॉर्मल, जैसे मुंबई में मेट्रोज भी बन रहे हैं, राइट? और जब मुंबई में मेट्रोज बन रहे हैं, ये मेट्रोज के पिलर्स हैं, और जब मेट्रो ऊपर से जा रहा है तो बहुत जगह पर अब बीच में काम रुक गया है, लिटिगेशन केसेस आ गए हैं, बहुत सारे स्लम एरियाज आ गए अचानक से। उन्हें पता चल गया कि यहाँ से रेल जाने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, रोड पर आकर अपना स्लम बना लिया, लोग अपना हट नहीं रहे, लोगों ने अपना लिटिगेशन केस डाल दिया कि ये रोड से नहीं जाएगा, वो रोड से नहीं जाएगा, एंड सो फोर्थ। यस, तो अब ये दिस इज समथिंग इन एबनॉर्मल इन नेचर, राइट? अननेसेसरली केसेस को पुट करना, पेंडिंग करना, 1-1 साल तक काम बंद पड़ा है, तो रूल कहता है गाइज अब आपको सस्पेंड करना पड़ेगा, अब आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, इस 1 साल में आपने जो भी इंटरेस्ट भरा है आप उसे पीएनएल में डेबिट कर दीजिए। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का पक्का? सो आई होप यू गॉट कि सस्पेंशन क्या होता है, टेम्पररीली होता है, और ये नॉर्मल सिनेरियो में तो करना नहीं है, कैपिटलाइज ही करते रहिए। एबनॉर्मल सिनेरियो में आप इसको सस्पेंड कर पीएनएल में कर सकते हैं। पक्का? नेक्स्ट, सेसेशन मतलब क्या? कंप्लीट स्टॉप, मतलब अब आपको जो है तो पीएनएल में ही अपने इंटरेस्ट को लेके जाना है, अब आप जो है वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो ये कब होगा? रूल कहता है when all the activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale is complete. वेरी नाइस। इसका मतलब जो आप असेट बना रहे थे या आप जो इन्वेंट्री बना रहे थे, अब वो बन के रेडी हो गई है। यस, इट इज रेडी टू यूज। और जब वो रेडी टू यूज हो जाए तो वहां से अब आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट बंद हो जाएगा, और उस डेट से आपको अपने पूरा जो भी आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे वो आपको पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? काफी स्टूडेंट ऐसा भी पूछते हैं, सर मेरा है ना असेट नहीं बना है लेकिन मैंने लोन चुका दिया, अभी क्या करूं? देखिए, ऐसी स्टूपिड वाली बातें ना करें। अगर आपने लोन ही चुका दिया है तो क्या इंटरेस्ट कॉस्ट इंकर होगा क्या? नहीं। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट ही इंकर नहीं होगा तो कहां पर सवाल आता है कि कैपिटलाइज करें या पीएनएल में ले जाएं? समझ में आ रहा है? श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपका असेट बन के रेडी है बट आप अभी भी ब्याज चुका रहे हो, तो फिर अब आपको यहां से ब्याज को पीएनएल में लेना है, आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते बिकॉज आपकी क्वालिफाइंग असेट बनकर रेडी है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? बढ़ जाऊं आगे? नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर बड़ा ही सिंपल लिखा है कि बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट। आपको अगर AS2 याद होगा तो हमने AS2 में क्लियर कट कहा था कि इंटरेस्ट जो है वो कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। कहा था या नहीं कहा था? यस, वी हैड स्टेटेड दिस कि कभी भी बोरोइंग कॉस्ट जो है नॉर्मली इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, या अलाउड ही नहीं है। अब रूल कहता है लेकिन अगर इन्वेंट्री को अपनी प्रेजेंट फॉर्म और लोकेशन में लाने के लिए अगर खर्चा इंकर हुआ है तो आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हो। अगर आपको याद है मैंने AS2 समझाते वक्त भी आपको कहा था कि एक पर्टिकुलर ट्री है या लीव्स है उस ट्री के, और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आने के लिए उसे 8-8 महीने 10-10 महीने एक केमिकल सोल्यूशन में भिगा कर रखना पड़ता है। तो नाउ इट इज हेल्पिंग द इन्वेंट्री टू ब्रिंग टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन। और अगर आपने लोन ले रखा है और आप उस पर ब्याज भर रहे हो तो आप वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं।
श्योर लेकिन स्टोरेज का कंसेप्ट है। एग्जाम में बहुत बार ऐसा कहते हैं कि बहुत माल पड़ा है, हमारा तो माल बिक रहा नहीं और हमने बैंक में खास इस इन्वेंट्री के लिए ही लोन लिया था, तो अब जबकि हम ब्याज भर रहे हैं क्या हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करें? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इन्वेंट्री कब की बन के रेडी है, आपका माल नहीं बिक रहा है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसी इन्वेंट्री के लिए मैंने लोन लिया था तो इस ब्याज को मैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करूंगा, नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी इन्वेंट्री बन के रेडी है। आपकी इन्वेंट्री अगर एक क्वालिफाइंग एसेट होती जो अभी बन रही है और बनने के लिए समय लग रहा है, तो हम इंटरेस्ट की कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नीचे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, वेन एवर इंटरेस्ट कॉस्ट इज कैपिटलाइज, अब से हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेंट्री विल बी कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री। मतलब जब हम AS2 में करते हैं ना, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो वो कह रहे हैं कि जब आप इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे ना, तो आपका एज पर AS2 डेफिनेशन कॉस्ट का क्या रहेगा? आपका डेफिनेशन कॉस्ट का रहेगा जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री थी प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट। आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ देयर इन्वेंट्री विच विल बी कंपेयर्ड विद NRV एंड अकॉर्डिंगली डिसाइडेड वेदर टू राइट ऑफ और राइट बैक। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एंड द लास्ट पार्ट, कंस्ट्रक्शंस इन पार्ट्स। अब ये कंस्ट्रक्शंस इन पार्ट्स क्या है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। रूल कहता है, समझ लीजिए आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी है और आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 6 बिल्डिंग बनाने वाले हो, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा लैंड है और आप इस पर जो है वो 6 बिल्डिंग्स बनाओगे। देखिए मैंने बिल्डिंग के नाम दे दिए हैं ABCDEF। अब रूल कहता है पहले तो आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो क्या वो पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है? आप देख सकते हैं कि हाँ पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। अगर यहां से समझ लीजिए एंट्रेंस है और अगर बिल्डिंग बन के रेडी है तो लोग उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। यस और नो? पीपल कैन स्टार्ट लिविंग। बिल्डर जो है वो बाद में ऐसी बाकी बिल्डिंग्स बनाएगा। तो रूल कहता है अगर आप इसको पार्ट्स में तोड़ सकते हो और अगर कोई पार्ट कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए? अगर कोई पार्ट कंप्लीट हो जाए, रेडी टू यूज हो जाए, तो उस पार्ट पर जो आप इंटरेस्ट कॉस्ट भर रहे थे प्रोपोर्शनेटली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। उस कॉस्ट पर जो आप प्रोपोर्शनेटली भर रहे थे, अब प्लीज उसे कैपिटलाइज मत कीजिए, PNL में लेके जाना। समझ में आया? तो समझ लीजिए ये 6 बिल्डिंग्स को बनाने के लिए हम लोग जो है हर साल 6 करोड़ का ब्याज भरते थे, ठीक है? कितने करोड़ का? 6 करोड़ का इंटरेस्ट हम भरते थे। लेकिन समझ के चलिए कि एक बिल्डिंग बनकर रेडी है। अब हम प्रोपोर्शनेटली देखें तो एक बिल्डिंग का इंटरेस्ट आता है 1 करोड़। तो स्टैंडर्ड कहता है अब से 1 करोड़ का इंटरेस्ट आप PNL में डेबिट कीजिए और बचा हुआ 5 करोड़ जो है वो आप कैपिटलाइज कीजिए, बिकॉज आपके प्रोजेक्ट इज डिविजिबल। डिविजिबल मतलब आप उसको पार्ट्स में तोड़ सकते हो और आपका एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो यूज भी हो सकता है। इट इज रेडी टू यूज, तो वो हो सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर मेरा प्रोजेक्ट तो इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल मतलब आप उसको पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते, जब तक पूरा नहीं खत्म होगा उसको आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, हाँ तो फिर गाइस रूल कहता है ऐसे केस में आप पूरे इंटरेस्ट की कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो दैट्स इट, दिस इज द थ्योरी ऑफ AS16। आई होप आपको समझ में आया। याद रखना हमने पार्ट वन में अभी भी AS11 का वो एक्सचेंज डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, वरना मैं और भी वीडियो लंबा जाता। ये AS11 जो एक्सचेंज डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे मैंने आपको बताया मैं पार्ट 2 में उस पर एक सम ही करूंगा और आपको सम से ही सिखा दूंगा। श्योर अबाउट दिस? बाकी आपको क्लियर हो गया कि ये पार्ट्स का क्या है, आपको इधर समझ में आ गया कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में कब ऐड हो सकता है, आपको समझ में आ गया सस्पेंशन और सेसेशन क्या है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कमेंसमेंट क्या है। सो कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सेसेशन। फिर यहाँ पर आपको समझ में आ गया स्पेसिफिक और बोरिंग्स, जनरल और स्पेसिफिक, और इस पे सम्स पार्ट 2 में होंगे तब आपको और ज्यादा समझेगा। और फिर आपको समझा कि अगर कोई भी क्वालिफाइंग एसेट अगर हो और उसका एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन हो तो आप कैपिटलाइज करेंगे, अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो आपको उसको PNL में लेके जाना है। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे, यहाँ पर क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को समझा, ऐसे एसेट जो सब्सटैंशियल पीरियड लेते हैं बनने के लिए और उन पर अगर आपने कोई ब्याज इनकर किया है लोन लेकर तो आप उसे कैपिटलाइज
कर सकते हैं। याद रखना यहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंसेस की कॉस्ट एक्सक्लूड किया गया है, सिर्फ और सिर्फ बोरिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ अदर कॉस्ट भी है, विच इज कमिटमेंट चार्जेस, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, या अदर कॉस्ट जैसे प्रोसेसिंग, स्टैम्प ड्यूटी और लीगल एंड कंसल्टेंसी चार्जेस। Sure about this, everybody? That's it from my side. Part 1, Theory of AS16.